हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो आज भी नशे में धुत हुरम को मारे जा रहे थे। वो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक ही उसके बाप ने उसे बालों से पकड़ा और उसके मुंह पर थूकते हुए कहने लगा, जिस तरह से तेरी माँ बदकिरदार थी, मुझे यकीन है कि तू भी उसी की तरह बदकिरदार निकलेगी। मैंने इसीलिए पहले से ही तेरा बंदोबस्त कर दिया था। तू मेरे घर में रहने के काबिल नहीं। मुझे पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद तेरा निकाह तय कर दिया जाएगा। बाप की बात सुनकर उसे लगा उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो अभी 17 साल की थी। अभी तो उसकी शादी की उम्र भी नहीं हुई थी। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी और बाप के सामने हाथ जोड़ते कहने लगी, खुदा के लिए अब्बा जान, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें। मैं आपसे वादा करती हूँ कभी भी आपकी उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगी। हमेशा वैसी ही बनकर रहूंगी जैसा आप ख्वाहिश करते हैं। उसके बाप ने दोबारा से उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसे डांटते हुए कहा कि मैंने तुझे अपने पास रखना ही नहीं है। तुझे अपने पास रखने का मतलब है कि मैं एक गंदगी को अपने साथ उठाकर घूमता रहूं। अब जल्दी से अपना मुंह बंद करो और कमरे में जाओ। मैं तुम्हारी दोस्त को वहां पर भेजता हूं। थोड़ी देर के बाद वो तुम्हें तैयार कर देगी। खबरदार, जो तुमने किसी भी किस्म का हंगामा करने की कोशिश की तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। तुम्हें यह भी पता है कि मैं ज़बरदस्ती करने में 1 मिनट नहीं लगाता। बेहतर यही है कि इज़्ज़त के साथ जो कह रहा हूँ वो मान लो। उसका बाप घर से बाहर निकलने लगा था कि वो दोबारा से उनके कदमों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, अब्बा जान, जिस बात को लेकर आप इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं। मैं जानती हूँ कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर सिर्फ एक मौका मुझे मिल जाए तो मैं अपनी सफाई पेश कर सकती हूँ और आपको सबूत दे सकती हूँ कि इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं था। अब की बार भी उसके बाप ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया, जिसकी वजह से उसका सर ज़ोर से ज़मीन पर जा लगा। मगर यहाँ पर फ़िक्र ही किसको थी? उसकी फ़िक्र करने वाली माँ तो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अब पीछे एक जालिम समाज बचा था, जिसे उसके वजूद से ज़रा भी लगाव नहीं था और उसकी जहनी सेहत की ज़रा भी फ़िक्र नहीं थी। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। शाम का वाक़या उसकी नज़रों के सामने घूमने लगा। वो छत पर कपड़े डालने के लिए गई थी जब उसे वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो जानती थी कि ये उसका कज़न होगा। उसे अपने चचा के बेटे से बहुत नफ़रत थी और उसकी वजह ये थी कि वो हमेशा ही इसे गंदी नज़रों से देखता था। जब वो उसे मना करती या टोकती तो वो इसे धमकी दे देता कि मैं तुम्हारे बाप को शिकायत लगा दूंगा और उसे बताऊंगा कि तुम्हारे मोहल्ले के सब लोगों के साथ चक्कर हैं। वो उसकी कमज़ोरी को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। उसे पता था कि उसके ताया जान गुस्से के बहुत तेज़ हैं और अपनी बेटी के मामले में तो वो हद से ज़्यादा सख्त हैं। चूँकि उसकी ताई ने घर से भागकर शादी की थी, इसी वजह से ताया जान बहुत ज़्यादा वहमी हो गए थे। वो अपनी बीवी पर शक करते रहते थे और उन्होंने सारी ज़िंदगी उसे यही ताना दिया था कि जो औरत अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है वो मुझे भी धोखा दे सकती है, लिहाजा मुझे तुमसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। और तब आमना बेगम को यह एहसास हुआ था कि उन्होंने इस इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इससे तो अच्छा था कि वो अपने माँ बाप की बात मान लेती और किसी और जगह पर शादी कर लेती। कम अज़ कम उन्हें ये ज़िल्लत तो ना उठाना पड़ती। ये ज़िल्लत सिर्फ उन तक ही महदूद नहीं थी। जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उसके साथ भी ऐसा ही सलूक होने लगा। छोटी सी उम्र में ही उसे मनहूस कहना शुरू कर दिया गया। जुनैद साहब की ये ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो, मगर उनकी बदकिस्मती कि आमना बेगम एक हादसे से दो चार हो गई, जिसके बाद वो माँ बनने की नेमत से महरूम हो गई। उस पर भी जुनैद साहब ने उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा था, यहाँ तक कि वो मौत के मुंह में चली गई थी। अगर मोहल्ले की औरतें उन्हें उसी वक्त अस्पताल लेकर ना जाती तो शायद वो मज़ीद जी नहीं पाती। जुनैद साहब ने दूसरी जगह पर शादी करने की कोशिश की थी, मगर कोई भी इस इंसान को अपनी बेटी देने के लिए राज़ी नहीं था।
محلے کے سارے لوگ ہی اس کے کرتوتوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے باہر کے بھی 2-3 عورتوں سے رابطہ کیا، مگر ان کے گھر والوں نے بھی صاف صاف منع کر دیا، کیونکہ کوئی بھی اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں جھونکنا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک شادی شدہ عورت بھی اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر، ان سب وجوہات کی وجہ سے حورم کے چچا کے بیٹے سلمان کو بہت زیادہ ڈھیل ملی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی منمانی کرتا تھا۔ جب تک اس کی چچی زندہ رہی تھی تب تک وہ انہیں بھی دھمکاتا آیا تھا۔ وہ انہیں ہر وقت یہی کہہ کر ڈراتا رہتا تھا کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے نہ کیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور آپ کے شوہر سے بھی آپ کی شکایت لگا دوں گا کہ آپ ابھی بھی دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں۔ آمنہ بیگم کو اب جا کر احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بہت ہی گھٹیا خاندان میں پھنس گئی ہیں، جہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اپنے پیچھے وہ ساری کشتیاں جلا چکی تھیں، وہ واپس بھی پلٹ کر نہیں جا سکتی تھیں۔ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا خود کرنا تھا۔ ان کا شوہر انہیں پیسے بالکل نہیں دیتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی بیوی پیسے جمع کرنا شروع کر دے اور پھر ایک دن اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ آمنہ بیگم بہت چھوٹی سی عمر میں ہی سلائی میں بہت ماہر تھی۔ وہ جو ڈیزائن ایک بار دیکھتی بالکل اسی طرح کا لباس سی لیتی تھی۔ انہوں نے سلائی کرنا دوبارہ سے شروع کر دی، جس کی وجہ سے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہونے لگی، اور یہ سب کا اثر ان کے شوہر پر پڑا۔ اس نے کام کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ شراب کی بری لت سے دوچار ہو گیا، اور اس کے بعد وہ جیسے آمنہ بیگم اور ان کی بیٹی کی سختی آ گئی تھی۔ گھر میں جتنے بھی پیسے ہوتے وہ سارے شراب کے سلسلے میں نکل جاتے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کے لیے پیسے بچا کر رکھتی تھی، لیکن نہ جانے ان کے شوہر کو کیسے خبر پتہ چل جاتی تھی۔ وہ جہاں مرضی پیسے کیوں نہ چھپا لیتی، وہ نکال کر لے جایا کرتے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کو بہت بڑے بڑے گھروں سے کپڑے ملتے تھے، اور وہ اچھے خاصے پیسے بھی دیتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ اگر انہیں جوڑا بہت زیادہ پسند آتا تو وہ اوپر فالتو رقم بھی دے جایا کرتے تھے۔ کافی زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے اب ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ حورم بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے ایک دن اپنی اماں جان سے کہا کہ آپ کا ایک بار ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہتی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو کوئی بری بیماری نہ ہو۔ وہ اسی وجہ سے ڈری ہوئی تھی کیونکہ آمنہ بیگم 2 بار خون کی الٹیاں کر چکی تھی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور جانتی تھی کہ یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہوگی۔ وہ اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں یہ بھی ٹینشن تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جو پیسے انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈاکٹر کی فیس میں نکل جائیں۔ پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے آمنہ بیگم کو بتایا کہ انہیں کینسر ہے اور بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، آخری سٹیج چل رہی ہے۔ حورم کو لگا تھا کہ اس کی دنیا فنا ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آمنہ بیگم کی آنکھوں سے بھی تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں مرنے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ انہیں اپنی بیٹی کے آنے والے وقت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تو وہ اس کی حفاظت کر لیتی تھیں اور اسے اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھ لیتی تھیں، مگر وہ جانتی تھیں کہ جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اس دن ہی ان کی بیٹی کے برے دن شروع ہو جائیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ خاندان کا کوئی بھی شخص اس قابل نہیں کہ وہ اس پر بھروسہ کر سکے۔ سب لوگ ہی گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے ان دونوں ماں بیٹی کو دن میں تارے دکھا سکیں۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے فوراً بعد حورم کے باپ نے اسے نظریں مکمل طور پر پھیر لی۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا جیسے اس کے ابا جان اسے اپنی بیٹی مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اگر ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کرتے، یا پھر اسے کمرے میں سے چلے جانے کا کہتے۔ سلمان، جو کہ اپنی چچی سے خوفزدہ ہو کر اپنی کزن سے شادی کا دعویٰ کرتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس کی چچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اور میدان بالکل خالی ہے، تو اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا
उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कज़न को एक बार हासिल करना था और उसके लिए वो किसी भी किस्म का ज़रिया इस्तेमाल करने को तैयार था। उसने दिल ही दिल में यही सोचा कि निकाह करने से अच्छा है वो बग़ैर निकाह के अपना मकसद पूरा कर ले। वैसे भी उसकी कज़न सारा दिन घर में अकेली ही होती थी। अगर इस दौरान वो मौके का फ़ायदा उठा लेता तो किसी को भी पता ना चलता और वो भी खुश हो जाता। इसी सिलसिले में वो शाम के वक्त वहाँ पर पहुँच गया था। जब वो छत पर कपड़े डाल रही थी, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। वो छत फैलांग कर उसकी तरफ चला आया था और खूनख्वार नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। हुरम को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो अपने कज़न की निगाहों को ना समझती। उसका रंग ढंग देखकर ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसके जहन में तो कुछ और ही चल रहा है। उसने उसे पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन वो कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं था। इससे पहले कि वो इस पर काबिज होता या उसके साथ किसी किस्म की कोई गलत हरकत करता, किसी ने उसको गर्दन से पकड़ लिया। हुरम ने जब उसके पीछे खड़ी शख्सियत को देखा तो एक लम्हे के लिए वो खुद भी हैरान रह गई। उस लड़की को वो अपने मोहल्ले में पहली बार देख रही थी। वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। शोर की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और फिर ये खबर उसके बाप तक भी पहुंच गई, जो कि शहर से थोड़े ही फासले पर बैठा हुआ जुआ खेल रहा था। जब गली के आवारा लड़के उसे ये सब कुछ बताने के लिए गए तो वो आपे से बाहर हो गया। उस वक्त वो जुआ भी हार चुका था। उसके साथ एक आदमी बैठा हुआ था। उसने जुनैद साहब को मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी तो है ही बदकिरदार। मुझे लगता है ये तुम्हारे किसी भी काम की नहीं। तुम एक फ़ैसला क्यों नहीं कर लेते? अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे सारे पैसे माफ़ कर दूंगा और तुमसे एक फूटी कौड़ी नहीं लूँगा। जुनैद साहब ने जब ये सब कुछ सुना तो उनकी आंखें चमकने लगीं। फ़िलहाल उनके लिए पैसों से ज़्यादा किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं थी। यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी किसी खातिर में नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह अपने बूढ़े दोस्त से बदले और गैरत के नाम पर नहीं किया था, बल्कि ये निकाह तो उन्होंने अपने पैसे माफ़ करवाने की वजह से किया था। वो जल्दी से अपने घर वापस चले आए। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत बुरी तरह से पीटा। वो लड़का जिसने उनकी बेटी की जान बचाई थी, वो बार बार आगे होने की कोशिश कर रहा था ताकि वो इस मासूम लड़की को बचा सके, लेकिन उसके बाप के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो फ़िलहाल किसी की मदाखलत नहीं चाहता। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने उस लड़की को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और अपनी बेटी को भी ये हुक्म सुना दिया कि तुम्हारा निकाह तय किया जा चुका है। थोड़ी ही देर के बाद मैं मौलवी और तुम्हारे शौहर को लेकर यहाँ पर चला आऊँगा। ये कहकर वो बाहर निकल गए, जबकि वो अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जानती थी कि कौन आया है। ये दस्तक की आवाज़ वो बहुत अच्छे तरीके से पहचानती थी। उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला और अपनी दोस्त के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सोनिया ने प्यार से अपनी दोस्त के सर पर हाथ रखा और उसको थपकते हुए कहा, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती नहीं होने दूंगी। हुरम ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और रोते हुए कहा कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब्बा ने मेरा सौदा तय कर दिया है। मैं जानती हूँ कि जिस इंसान से उन्होंने मेरी शादी तय की होगी वो बिल्कुल भी मेरे काबिल नहीं होगा। ये कहकर वो दोबारा से रोने लगी। फिर वो अपनी दोस्त के कदमों में गिर गई और उससे कहने लगी, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। मैं सारी उम्र के लिए तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। उसके बाद बहुत तेज़ी से भागी हुई अपनी अलमारी की तरफ गई। वहाँ पर जितना भी जेवर पड़ा था वो सारा निकालकर उसने अपनी दोस्त के हवाले किया और उसे कहने लगी, ये सब कुछ मुझसे ले लो, लेकिन मेरी इस जहन्नुम से जान छुड़ा दो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है कि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है। मैं पढ़ लिख कर एक मुकाम पर पहुंचना चाहती हूँ।
अगर मेरी शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसने इससे कहा कि तुम्हारा जो कज़न था जिसने मेरी जान बचाई थी, तुम उससे बात करो, वो मुझसे निकाह कर ले। सोनिया ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। फिर उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ने लगे और उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने गुस्से से हुरम की तरफ देखा और उसे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं कैसे उस इंसान का निकाह तुमसे करवा सकती हूँ? क्यों नहीं करवा सकती? जब मैं छत से नीचे उतर रही थी तो वो इंसान बहुत ही पुरशौक नज़रों से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने मेरे कानों में सरगोशी की थी और मुझे कहा था कि अगर तुम किसी भी मुश्किल में फंस गई तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। उसने मुझे ये भी कहा था कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। हुरम ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और जोश से अपनी दोस्त को बताने लगी, मगर वो नहीं जानती थी कि उस वक्त सोनिया के दिल में कुछ और ही चल रहा है। वो यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ हमदर्दी करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो अपनी दोस्त का तमाशा देखने आई थी। वो भी एक आस्तीन का सांप थी। वो लड़का जिसने हुरम की मदद की थी, वो थोड़ा अरसा पहले ही इस मोहल्ले में शिफ्ट हुआ था और उसका घर हुरम के घर के साथ जुड़ा हुआ था, मगर इसने कभी भी इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी। जहाँ तक दुराब का सवाल था तो वो हमेशा ही शाम के वक्त छत पर चला आता था और अपनी महबूबा को देखता रहता था। उसे ये लड़की शुरू दिन से बहुत पसंद थी। इस लड़की के चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी जो उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करती थी। उसके दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से जागती थी कि वो एक बार इस लड़की से बात करे और उसके सामने अपने जज्बात का इजहार कर दे, मगर वो खौफजदा होता था। उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता था कि कहीं ऐसा ना हो ये लड़की उसे इनकार कर दे या फिर इस लड़की का कहीं और टांका फिट हो। उसने हुरम से मोहब्बत तो कर ली थी, लेकिन मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए उसे बहुत डर लग रहा था। उसे आज तक दुनिया का कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लगा था जितना मुश्किल उसे इजहार करना लग रहा था। फिर उसने अपनी अम्मा जान से जब इस बारे में बात की तो उसकी माँ भी पुरजोश हो गई और उससे कहने लगी, जितना जल्दी हो सकता है उस लड़की के घर वालों से बात करो, बल्कि मेरा भी उनसे राब्ता कराओ। मैं फ़ौरन ही तुम्हारा रिश्ता उस लड़की के साथ तय कर दूंगी। दरअसल उसकी पूरी फैमिली मुल्क से बाहर रहती थी और वो खुद अकेला ही पाकिस्तान रहता था। वो 3 साल पहले पाकिस्तान वापस आया था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान में रहकर अपनी तालीम हासिल करे। उसका एक बहुत बड़ा बंगला था जो कि शहर के बेहतरीन एरिया में मौजूद था, मगर इस बंगले में रहने के बजाय उसने इस छोटे से घर को तरजीह दी। दरअसल ये घर उसके दादाजी का पुराना घर था और इस घर से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। अब तो यहाँ रहने की एक और वजह उसे मिल गई थी। जब उसने हुरम की अम्मा जान से जाकर इस बारे में बात की तो उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गई, मगर दुराब की बदकिस्मती कि उसी रात उनका इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से बात उनके सीने में ही दब गई। बाद में उसने अपनी महबूबा से इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर वो इसके हाथ नहीं आती थी। और आज जब उसने देखा कि एक लड़का उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा है तो उसका दिमाग गुस्से से घूमने लगा। वो सोचने समझने की तमाम सलाहियतें खो चुका था। फ़िलहाल उसे सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम नज़र आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह से उस लड़के के करीब पहुंच जाए और उसका गला दबा दे, मगर वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उससे पहले ही हुरम का बाप भी चला आया था। उसने जब अपने भतीजे की ये हालत देखी तो वो तेज़ी से दुराब के ऊपर झपटा और उसे मार कर पीछे की तरफ हटाया। अभी सोनिया को उसने हुरम के पास इसी वजह से भेजा था क्योंकि वो इसे अपने दिल का हाल बताना चाहता था और उसे ये पैगाम देना चाहता था कि तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती करने जा रहा है, लेकिन इन सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें अपना लूँगा और तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले कर चला जाऊँगा जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ होंगी। वो बेचैनी से उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसके निकलने का इंतज़ार कर रहा था। न जाने क्यों उसे यकीन था कि सोनिया इस बार उसका काम कर देगी।
दूसरी तरफ सोनिया के जहन में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। वो दिल ही दिल में इस इंसान को पसंद करती थी। वो किसी भी तौर पर नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त की शादी इस इंसान से हो। वहाँ पर जाकर उसने अपनी दोस्त को यही बताया कि वो लड़का एक नंबर का जलील इंसान है जो कि तुम्हारे चचा के बेटे के साथ मिला हुआ है। उसने पहले भी चाल चली थी और अभी भी वो चाल चल रहा है। वो तुम्हें दोबारा से जलील करवाना चाहता है। तुम मेहरबानी करो, उस पर यकीन ना करो। वो बेचारी हद से ज़्यादा मासूम थी। ज़माने की चालाकियों के बारे में वो नहीं जानती थी। वो अपनी दोस्त के झूठ को भी नहीं पकड़ सकी और उसने आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन कर लिया। फिर उसने रोते हुए कहा, तो फिर तुम अपने भाई से मेरे रिश्ते की बात कर दो। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ रहूँगी और उसके सर पर मुसल्लत हो जाऊँगी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अभी इस जहन्नुम से बाहर निकालो। जैसे ही मैं बाहर निकल जाऊँगी मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूँगी। मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनूँगी। सोनिया ने अब भी उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ टाइम सिरका रही थी ताकि थोड़ी देर बाद उसका बाप वहाँ पर पहुँच जाए। ऐसा ही हुआ। तकरीबन 2 घंटे तक उसने अपनी दोस्त को बातों में लगाए रखा और जब उसका बाप आया तो उसके साथ एक बहुत ही खबीस इंसान था जिसे वो अपनी बेटी का निकाह करने वाला था। तमाम गवाहों की मौजूदगी में उस इंसान का निकाह इस मासूम सी लड़की के साथ हो गया। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। रो रो कर उसका बुरा हाल था। निकाह के फौरन बाद उसे दोबारा से कमरे में ले जाया गया। वो वज़ू करने के लिए भागी और फिर जाए नमाज पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने रब से शिकवे शिकायतें कर रही थी कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। वो तो अपने रब की बहुत फर्मा बरदार बंदी थी। उसने तो कभी भी कोई नमाज कज़ा नहीं की थी। वो तो हमेशा अपने रब का हुक्म मानती थी। सोनिया दरवाजे में खड़ी अपनी दोस्त को इस तरह से रोते हुए देख रही थी। एक लम्हे के लिए तो उसका दिल भी खौफ से कांपा था और उसके ज़मीर ने उसे मलामत किया था, लेकिन दूसरे लम्हे शैतान उस पर गालिब आ गया और उसने यही सोचा कि वो जो कुछ भी कर रही है अपने मफाद के लिए कर रही है और अपने मफाद के लिए कुछ भी करना जायज़ है। किसी हद तक वो ठीक भी थी, लेकिन वो ये बात मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी कि अपने मफाद के लिए किसी और को तकलीफ़ देना भी ठीक नहीं और अपने मफाद के लिए झूठ बोलना भी ठीक नहीं है। ये बातें उसे समझाने वाला कोई नहीं था। अपने ज़मीर को तो वो बहुत पहले सुला चुकी थी। इसी वजह से उस पर ना तो किसी की आंसू असर कर रहे थे और ना ही किसी की आहो पुकार असर कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो अपने घर की तरफ निकल गई। जब वो इस घर से बाहर निकली थी तब उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जैसे उसने दुनिया फतह कर ली हो। दूसरी तरफ हुरम का शौहर तेज़ी से उसके कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसका हाथ पकड़कर जायनमाज के ऊपर से खींचते हुए कहने लगा, ए बीबी, ये ड्रामे लगाना बंद करो। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम किस कदर पाक दामन हो। अगर तुम इतनी ही नेक होती तो ये गुल ना खिलाती और ना ही तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता। तुम जैसी लड़कियाँ हमेशा जलील और रुस्वा होती हैं। ये दिखावे किसी और को जाकर दिखाना। चलो, अभी मेरे साथ चलो। वो इसे घसीटता हुआ घर से बाहर लेकर जा रहा था। मोहल्ले वाले ये तमाशा देख रहे थे। उसका अपना बाप खामोशी से खड़ा ये मंजर देख रहा था, मगर उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नहीं थे। वो तो अपनी जेब में पड़े हुए पैसों के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। उसके दोस्त ने ना सिर्फ इसके पुराने पैसे माफ़ कर दिए थे, बल्कि इसके साथ साथ उसे और भी पैसे दिए थे। अपनी बेटी को वहाँ से निकालने के बाद वो मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो गया। जब दोबारा से वो अपने घर गया तो सामने बैठी शख्सियत को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। सामने दुराब शाह बैठा हुआ था, जिसकी आंखें इस वक्त लाल थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस इंसान का हशर नशर कर दे। जिस वक्त उसकी महबूबा का निकाह हुआ था, उस वक्त सोनिया ने उसे यहाँ से तसल्ली देकर भेज दिया था और उसे कहा था कि तुम एक फ़्लैट का इंतज़ाम करो ताकि तुम अपनी बीवी को वहाँ पर रख सको। जहाँ तक उसके निकाह की बात है तो उसका निकाह अब कल किया जाएगा।
उस औरत की बात मानकर वो अपने दोस्त से बात करने के लिए चला गया, लेकिन जब वो वापस लौट कर आया तो उसके हाथों में कुछ नहीं बचा था। उसका दिल कर रहा था वो छोटे बच्चों की तरह ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दे, मगर वो एक मर्द था और उसके मुताबिक मर्द रोते नहीं थे। वो उनके पास चलता हुआ गया और उनकी आंखों में देखकर कहने लगा, आपने अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ उसका हिसाब मैं आपसे लूँगा। मैं आपको कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा और आपका वो हशर करूँगा कि आपकी रूह सारी उम्र कांपती रहेगी। जुनैद साहब ने जब एक नौजवान के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो उनका पूरा वजूद हौले हौले कांपने लगा। वो अच्छी तरह से जानते थे कि सामने खड़ा इंसान ना सिर्फ जवान खून है, बल्कि उसके साथ साथ उसके अंदर बहुत ताकत भी है और वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाकर उसे बातें तो सुना दी थी, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एक और चीज़ जो उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि अगर उन्हें पहले ही पता चल जाता कि ये इस कदर दौलत का मालिक है तो वो अपनी बेटी का निकाह इसी से कर देते और फिर इससे मुंह मांगी कीमत वसूल कर लेते। मगर हाय, उनकी किस्मत ही बुरी थी। अब उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने उस वक्त दुराब को दोबारा से बातें सुनाई और उसे वहाँ से चले जाने का कहा। वो भी खामोशी से वहाँ से निकलकर चला गया। सोनिया को लग रहा था कि अब वो उसे हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इंसान ये सोचकर यहाँ से गया था कि दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगा और उसके इरादे की गवाही तो उसके साथ रहने वाला हर शख्स देता था। सब लोग जानते थे कि जब वो एक बार कोई काम करने की ठान लेता है तो कोई भी इंसान उसे उसके मकसद से नहीं हटा सकता। दूसरी तरफ हुरम जब एक छोटे से कच्चे घर के अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने लिए उसने कभी भी इस तरह की ज़िंदगी का नहीं सोचा था। वो हमेशा अपने लिए महलों के ख्वाब देखा करती थी और आम लड़कियों की तरह ये सोचती थी कि उसके लिए भी कोई शहज़ादा आएगा। चूँकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती का एहसास भी था, इसी वजह से उसे लगता था कि वो बहुत खूबसूरत शख्स को अपना शौहर बनाने में कामयाब हो जाएगी। मगर किस्मत ने उसके साथ एक बहुत बुरा मजाक किया था। वो उसके साथ सहन में बैठी हुई थी। उसका शौहर उसे खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। वो एक पागल और नफसियाती इंसान था जिसे औरतों को मारकर बहुत तस्कीन पहुंचती थी। अपनी पहली बीवी के साथ भी उसने बहुत बुरा सलूक किया था और हर वक्त उसे मारता रहता था। यही वजह थी कि उसकी पहली बीवी उसे छोड़कर भाग गई थी और अब दूसरी बीवी के साथ भी वो यही सब कुछ करने का सोच रहा था। उन दोनों को बैठे थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। वो ना चाहते हुए भी उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सामने खड़े शख्स को देखकर उसे लगा कि उसकी कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो उसकी यहाँ पर मौजूदगी की बिल्कुल तवक्को नहीं कर सकता था। और फिर जब उस इंसान के मुंह से उसने वो अल्फाज सुने तो उसकी रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो गई। उसने हाथ जोड़ दिए और उस शख्स से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दे। मैं आपसे वादा करता हूँ दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूँगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आपने इस औरत पर नज़र करम की हुई है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मेरे साथ जुल्म और तशद्दुद मत कीजिएगा। थोड़ी देर पहले वो खुद एक वहशी इंसान बना हुआ था, लेकिन अब उसे देखकर लग रहा था जैसे उससे ज़्यादा लाचार इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। सामने खड़े इंसान ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और उसके सामने नोटों की 2 गड्डियाँ की और उसे कहा, अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दो और उसे मेरे हवाले कर दो। वो शख्स इतने ज़्यादा पैसे देखकर खुश हो गया और फिर कहने लगा, जी हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी और इसी वक्त आपका हुक्म मानता हूँ। वो दोबारा से सहन में चला गया और हुरम के करीब जाकर खड़ा हो गया। अपने करीब रुकता देखकर वो भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। दूसरे ही लम्हे उस शख्स ने इसे तलाक दे दी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
उसे लग रहा था जैसे वो आज़ाद हो गई है। मगर अगले ही लम्हे जब उसने इस शख्स की दूसरी बात सुनी तो इसे लगा सातों आसमान उसके सर पर गिर गए हैं। उसके शौहर ने शादी की थोड़ी देर बाद उसे तलाक देकर उसका सौदा एक अमीर ज़ादे से तय कर दिया था। उनसे ये कह दिया था कि अब तुम्हारा मुस्तकबिल उसके हाथ में है, मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं, तुम जाओ उसके साथ चली जाओ। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी, मगर उसी वक्त कुछ औरतें घर के अंदर दाखिल हुईं और उसे पकड़कर वहाँ से लेकर चली गई। उन्होंने इसे बेहोश कर दिया था ताकि वो किसी भी किस्म के रद्द अमल का इजहार ना कर सके। बाहर खड़ा शख्स इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कैसे वो अपने महबूब को इतनी आसानी से अपने हाथ से निकलने की इजाज़त दे सकता था। उसने औरतों को गुस्से से घूरा और उन्हें कहा कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसको आराम से पकड़ना, इसे किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। उनमें से एक औरत ने उसका बाजू बहुत सख्ती से पकड़ा हुआ था और ये बात सामने खड़े शख्स को हरगिज़ गवारा नहीं थी। उसने इस औरत पर अपनी मोहब्बत लुटानी थी और उसे अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास मुकाम देना था। वो इसे मलका बनाकर रखने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि इस लड़की ने माजी में बहुत सी तकालीफ बर्दाश्त की हैं और ये मोहब्बत को तरसती रही है। अब वो उसकी सारी तकलीफ़ों का मदावा करने वाला था और इस चीज़ के लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। औरतें उसे जल्दी से माजरत करने लगी। थोड़े ही फासले पर उसके गार्ड्स भी खड़े थे, लेकिन उसने अपने गार्ड्स को अपनी महबूबा को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दी। वो नहीं चाहता था कि कोई भी शख्स उसकी महबूबा के करीब जाए। गाड़ी में भी वो उसका चेहरा ही देखता रहा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसके चेहरे को हाथ लगा सके। वो इससे मोहब्बत का दावा करता था और ये सोचता था कि महबूब की इज़्ज़त करना मोहब्बत का पहला हक है जो हर शख्स को अदा करना चाहिए। वो जानता था कि अभी इसका उसके साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है और अगर उसकी महबूबा होश में होती तो कभी भी उसे ये इजाज़त ना देती कि वो इसके चेहरे को छुए। इसी वजह से वो अपने आप पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद वो उसे लेकर हवेली में दाखिल हो गए और उसे उसके कमरे में छोड़ दिया गया, जबकि वो खुद बाहर लाउंज में जाकर बैठ गया और उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। वो नहीं जानता था कि इस लड़की का क्या रद्द अमल होगा। काफ़ी देर के बाद जब हुरम को होश आया तो अपने आप को इतने बड़े कमरे में देखकर वो हैरान रह गई। इससे ज़्यादा वो खौफज़दा हो गई थी। बेहोश होने से पहले उसने जो बातें सुनी थी वो सारी उसके जहन में गूंज रही थी। उसे पता यही था कि उसे एक अमीर ज़ादे के हाथों बेच दिया गया है और उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अमीर ज़ादे गरीब लड़कियों के साथ बुरा सलूक करते हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि वो अपना मतलब पूरा करने के बाद उन्हें किसी कोठे पर छोड़ देते हैं। इसी तरह के ख़यालात थे जो उसे अंदर से खा रहे थे। वो तेज़ी से उठी ताकि वहाँ से भाग सके, लेकिन जब वो बाहर गई और सामने खड़े शख्स को देखा तो उसे एक लम्हे के लिए अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। सामने वही शख्स खड़ा था जिसने 1 महीना पहले उसकी और उसकी माँ की मदद की थी। दरअसल वो अपनी माँ को लेकर अस्पताल गई थी और टेस्ट करवाने के लिए उसके पास पैसे कम पड़ गए थे। तब ये उस शख्स से मिली थी। उसने दोनों माँ बेटी की मदद की थी। वो इसकी बहुत शुक्रगुजार थी और उसे पैसे लौटाना चाहती थी, लेकिन वो ना जाने वहाँ से कहाँ चला गया था। दूसरी तरफ दिलावर शाह को एक ज़रूरी काम से दूसरे मुल्क जाना पड़ा था। पूरा 1 महीना वो वहाँ पर ही रहा था। जब वो वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी महबूबा पर एक बहुत बड़ा सानेहा गुजरा है। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके एक आदमी ने उसकी महबूबा के निकाह के दिन ही से खबर कर दी थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि लोगों को किस तरह से ख़रीदना है। वो पैसे लेकर वहाँ पर पहुँच गया और अपनी महबूबा को दोबारा से हासिल करने में कामयाब हो गया। मगर हुरम का दिल अभी भी खौफ से धड़क रहा था। अपनी महबूबा के कांपते हुए वजूद को देखकर वो हौले हौले उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने हुरम की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
तुम्हें मुझसे घबराने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही एक मजबूत रिश्ते के बगैर तुम्हारे करीब आऊँगा। मैं फ़िलहाल किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे वक्त चाहिए। मैं पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। सामने खड़ी लड़की ने एक बहुत ही मुश्किल बात कर दी थी और ये बहुत बड़ी शर्त थी जिसे मानना उसके लिए काफ़ी मुश्किल साबित होने वाला था। मगर उसके बावजूद भी उसने अपने महबूब की खुशी को अजीज़ रखा और उसे इजाज़त दे दी। उसने ना सिर्फ उसका दाखिला एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा दिया, बल्कि उसके साथ साथ उसने अब हवेली जाना भी छोड़ दिया था। उसकी महबूबा वहाँ पर उसकी चंद नौकरानियों के साथ रहती थी। इन दोनों ने निकाह कर लिया था, लेकिन अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ कायम नहीं किया था। दूसरी तरफ जब दुराब को ये पता चला कि उसके बाद दिलावर शाह ने उसकी मोहब्बत से शादी कर ली है, तो उसे बहुत तकलीफ़ हुई। वो उसी दिन उसकी हवेली पहुंच गया और उससे लड़ाई झगड़ा करने लगा। मगर जब उसने हुरम के मुंह से ये सुना कि उसने अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ किया है और वो दिलावर शाह के साथ खुश भी है, तो वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। यहाँ पर कुर्बानी देने वाला इंसान दुराब शाह था और अपनी ज़िंदगी ख़राब करने वाली औरत सोनिया थी, जिसने दुराब के पीछे ख़ुद को मुकम्मल तौर पर पागल कर दिया था। उसके माँ बाप ने उसकी ज़बरदस्ती शादी की थी, लेकिन वो तलाक लेकर दोबारा से वापस चली आई और वो हर वक्त यही बात कहती रहती थी कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ दुराब से शादी करनी है। सोनिया के साथ जो कुछ भी हो रहा था, ये सब कुछ उसकी अपनी कारस्तानियों का नतीजा था। अगर वो किसी मासूम औरत के साथ ज़्यादती ना करती, तो वो आज खुद इस हालत में ना होती। इंसान अपने नसीब पर कभी भी खुश नहीं होता, और जब वो दूसरों का नसीब छीनने की कोशिश करता है, तो जो कुछ उसके नसीब में होता है वो भी उससे छिन जाता है। ये बात इंसान को समझनी चाहिए, मगर सोनिया आज तक ये बात नहीं समझ सकी थी। दूसरी तरफ हुरम ने बिलाशुबा सब्र से काम लिया था। वो बिलाशुबा अपने रब की फर्मा बरदार लड़की थी, जो अल्लाह ताला की इबादत को अव्वलीन फरीज़ा समझती थी, और जब कभी उसकी नमाज कज़ा हो जाती थी तो वो रोना शुरू कर देती थी और उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। आज उसकी नमाज़ों का सिला उसे मिल गया था। बिलाशुबा उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था और उसकी बहुत इज्जत भी करता था। वो भी एक नेक और नमाजी था। इस बात का पता हुरम को शादी के बाद चला था। अमीर लड़कों के बारे में उसके जहन में जो भी तासुर बना हुआ था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ ही सालों के बाद अल्लाह ताला ने उन दोनों को जुड़वा बच्चों से नवाजा, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। जहाँ तक दुराब का सवाल था, तो उसे 1 महीने के बाद दोबारा से एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो उसके पीछे पागल होने लगा था। दरअसल ये उसकी फितरत थी। खूबसूरत लड़कियों से वो बहुत जल्द मुतासिर हो जाया करता था। सोनिया भी अब दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी।